कल अपन ने अलग अलग फेस वैल्यू और उनकी अलग अलग पेड ऑफ वैल्यू हो तो ऐसी दशा में वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन ये देखेंगे कि यदि कोई कंपनी ने राइट शेयर्स इशू कर दिए हैं तो ऐसी दशा में अपन वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे ज्ञात करेंगे और अर्निंग पर शेयर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज शेयर्स ज्ञात हो जाने के पश्चात अपने को अर्निंग पर शेयर ज्ञात करना होता है। इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो एग्जाम्पल जो अगला अपन ले रहे हैं चौथा, उसमें कंपनी राइट शेयर्स इशू कर रही है। लक्ष्मी लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर प्रति अंश आय ज्ञात कीजिए। तो हमेशा वेटेड शेयर्स अपन ज्ञात करते थे पहले दो उदाहरणों में। आज अपन पहले ये देखेंगे कि राइट शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है उसका वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अर्निंग पर शेयर ज्ञात करते हैं। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 11-12 में है 8 लाख, 12-13 में है 10 लाख और कंपनी की चुकता पूंजी 10 रुपये वाले 5 लाख अंश है। कंपनी ने 1 अगस्त 12 को 5 अंशों के धारकों को एक अधिकार अंश 25 रुपये अंश की दर से देने के लिए अधिकार निर्गमन किया है और 1 अगस्त 12 को प्रति अंश बाजार मूल्य 35 रुपये दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले अपन ये ज्ञात करेंगे कि थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कम राइट वैल्यू आपको 35 दी हुई है और 25 रुपये में कंपनी इश्यू कर रही है। तो आपके पास 5 लाख शेयर्स पहले से थे और 5 लाख शेयर यदि आप खरीदते हैं तो ऐसी दशा में 1 लाख शेयर्स आपको और राइट के रूप में मिलते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास 5 शेयर है उसे 1 अधिकार अंश कंपनी दे रही है, तो अपने को एक्स राइट वैल्यू निकालने के लिए ये मान के चलना होगा कि 5 लाख शेयर्स पे 1 लाख राइट शेयर्स मिलेंगे। तो पहले 5 लाख शेयर्स आपके पास होंगे तब 1 लाख राइट शेयर्स मिलेंगे। 5 लाख राइट शेयर्स खरीदने के लिए आपके पास 5 लाख इंटू 35 रुपये और प्लस 1 लाख इंटू 25, ये टोटल अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। तब आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 5 लाख प्लस 1 लाख बराबर 6 लाख। तो 5 लाख इंटू 35 प्लस 1 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 6 लाख, तो ये अमाउंट आएगा थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू 33.333। ये आपने निकाला थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। इसके बाद आपको बताया था मैंने कल कि भाई एडजस्टमेंट फैक्टर्स ज्ञात करेंगे और उसके बाद वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स उस एडजस्टमेंट फैक्टर को ध्यान रखते हुए ज्ञात करेंगे। तो इस सवाल में एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा कि कम राइट वैल्यू है 35, जिसको अपन फॉर्मूले में बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू अपॉन थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू हो गई 35 रुपये, उसमें भाग देंगे एक्स राइट वैल्यू जो थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू है 33.333 का, तो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा 1.05। इसके बाद में
11-12 में और 12-13 में आपके नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स कितने होंगे? 11-12 में हो गए 5 लाख इंटू 1.05 बराबर 5,25,000। ये 11-12 में हुए। 12-13 की अवधि को 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 1 अगस्त को राइट इश्यू हुआ है, तो पहले 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 5,000 इंटू 1.05 जो एडजस्टमेंट फैक्टर है इंटू 4/12, 4 महीने बटा 12 महीने, ये एक कैलकुलेशन हुआ। प्लस जैसे ही आपके पास 1 लाख राइट शेयर आ गए, तो 5 लाख पहले इश्यू थे, 1 लाख और इश्यू हो गए, तो 6 लाख शेयर इंटू 8 महीने बटा 12, ये हो गए दोनों मिला के 5,75,000 शेयर्स। तो जो अपन ने टेबलों में पिछले उदाहरणों में सीखा था, वो यहाँ अपन ने सीधा कैलकुलेशन कर लिया, फर्क इतना ही। तो 11-12 में 5,25,000 शेयर्स हो गए और 12-13 में 5,75,000 शेयर्स आपके वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट हो गए। अब अर्निंग पर शेयर ज्ञात करनी है, तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स। तो 11-12 में प्रॉफिट अवेलेबल है 8 लाख अपॉन नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स हैं 5,25,000। 8 लाख बटा 5,25,000 बराबर 1.524 आई EPS। इसी तरह से 12-13 में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 10,000 अपॉन नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स हैं 5,75,000। तो 10 लाख में 5,75,000 का भाग दिया तो 1.739 आ गया EPS। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, इसको बोलते हैं मंदित या तनुकृत प्रतिअंश आय। ये क्या है? वर्तमान में कंपनियां समता अंशों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतियां जैसे पूर्वाधिकारी अंश, ऋण पत्र आदि भी निर्गमित करती हैं। इनके निर्गमन के समय ही इनके संपूर्ण मूल्य या उसके कुछ हिस्से को समता अंशों में परिवर्तित करने का विकल्प देती है। यह विकल्प निर्गमन के कुछ समय बाद लागू होता है। अतः ऐसे विकल्पों के आधार पर सर्जित होने वाले अंशों को भी समता अंशों के समान समझकर प्रति अंश आय ज्ञात करते समय ध्यान में रखा जाता है। अब इस संबंध में अपन उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 5 है, निम्न आंकड़ों के आधार पर आधारभूत प्रतिअंश अर्जन तथा मंदित प्रतिअंश अर्जन की गणना की। 5 लाख शेयर 10 रुपये वाले कंपनी के इश्यू किए हुए हैं, ये इक्विटी शेयर्स हैं। और 3 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर है 20 रुपये वाले। इन अंशों के धारकों को यह अधिकार है कि वे 60% भाग को सम मूल्य पर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं और आयकर के बाद जो लाभ दिया हुआ है वो 16 लाख है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। दोनों ही निकालनी होगी। पूछा है बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दोनों ही निकालें। बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए निकालते हैं। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, थर्ड पॉइंट में दिया है 16 लाख। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्ञात करना होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 16 लाख। तो नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स घटाते हैं, तो 16 लाख में से 3 लाख इंटू 20 इंटू 12/100, तो
3 लाख प्रेफरेंस शेयर है 20 रुपये वाले, तो 3 लाख इंटू 20 इंटू 12/100 बराबर 7,20,000 आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 16 लाख में से घटा लो और जो राशि आती है 8,80,000, उसमें 5 लाख का भाग दे दो, तो ₹1.76 बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गई, क्योंकि ये बेसिक अर्निंग पर शेयर है, डाइल्यूटेड नहीं। और डाइल्यूटेड निकालनी हो तो जितने इक्विटी शेयर्स हैं उनमें जितने प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होकर आएंगे उनको भी जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा प्रेफरेंस शेयर का जो अनकन्वर्टेड है, उस पर ब्याज का प्रावधान, डिविडेंड का प्रावधान करने के बाद जो लाभ होगा उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख प्लस जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं उन दोनों की जोड़ का भाग देंगे। तो अब इस उदाहरण में आगे देखते हैं कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे निकालें। यहाँ पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स सबसे पहले निकालते हैं। तो इक्विटी शेयर्स 5 लाख हैं और प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होके आएंगे 3 लाख का 20%। तो 3 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर हैं 20 रुपये वाले, तो 3 लाख इंटू 20 इंटू 60%, ये जितने भी अमाउंट आएगा उसमें समतांश 10 रुपये का है तो 10 रुपये का भाग देंगे, क्योंकि इसकी इश्यूड प्राइस परिवर्तन जो हो रहा है 10 रुपये पे ही हो रहा है, तो 10 रुपये का भाग देंगे, तो ये आ जाएंगे 3,60,000। तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे और जो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास थे 3,20,000 रुपये वाले, तो 3 लाख इंटू 20 इंटू 60%, ये जितना भी अमाउंट हुआ उसमें इश्यूड प्राइस जो 10 रुपये है उसका भाग दिया, तो नंबर ऑफ कन्वर्टेड शेयर्स आ जाएंगे 3,60,000। तो 5 और 3 8,60,000 टोटल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा काम करेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना है। सबसे पहले आय कर के बाद शुद्ध लाभ दिया हुआ है 16,000, उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड घटा लीजिए। प्रेफरेंस कैपिटल बचेगी कितनी, जो आपके पहले प्रेफरेंस कैपिटल थी 3 लाख इंटू 20, तो अब 3 लाख इंटू 20 की 40% रहेगी, 60% तो कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में। तो 16 लाख में से अपन प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 3 लाख इंटू 20 इंटू 40%, मतलब 40/100 इंटू 12/100, 12% उसका ही देना, ये आ जाएगा 2,88,000। तो 16 लाख में से 2,88,000 गए, 13,12,000 शेष रह गए। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई 13,12,000 डिवाइडेड बाई 3,60,000 बराबर 1.526 रुपये। इस तरह ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ज्ञात हो गया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि जो बचे हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, संचालकों का प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, अध्यक्षीय भाषण, इनको। तो अब चौथा जो वित्तीय विवरण है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट को भी कंपनी की दशा में अंतिम लेखों का हिस्सा माना जाता है, जिसमें कंपनी की स्थिति, लाभों के नियोजन,
तथा अंकेक्षण रिपोर्ट के बारे में आवश्यक स्पष्टीकरणों का समावेश संचालकों द्वारा किया जाता है। इस पर उन्हीं संचालकों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है जिन्होंने स्थिति विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना हस्ताक्षर किए हैं। यदि संचालक ये अधिकार अध्यक्ष को सौंप दे तो वो अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर कर सकता है, परंतु ऐसा न हो तो केवल संचालक ही इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। संचालकों के प्रतिवेदन में उत्पादन और विक्रय का गत वर्ष के आंकड़ों से तुलनात्मक विवरण दिया जाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही भविष्य की मांग पूर्ति की प्रवृत्ति के जो पूर्वानुमान है उनका भी समावेश होना चाहिए। गत वर्ष की तुलना में लाभों में कोई परिवर्तन हुए हैं तो उन परिवर्तनों के कारणों के साथ साथ ह्रास, अनुसंधान, सरकारी नीतियों के प्रभावों आदि का भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में उल्लेख होना चाहिए। संचालकों द्वारा विभिन्न संचयों, कोषों आदि में कोई पैसा ट्रांसफ़र किया है या कोई लाभांश प्रस्तावित किए हैं तो उसके बारे में भी विवरण होना चाहिए। यदि संचालक कोई बोनस अंशों के निर्गमन या अधिकार अंशों के निर्गमन या उत्पादन तकनीक में सुधार या मशीनों के आधुनिकीकरण या विक्रय बढ़ाने हेतु कोई नए बाजार की खोज आदि के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी इस प्रतिवेदन में दिए जा सकते हैं। इसके बाद अगला वित्तीय विवरण है अंकेक्षण प्रतिवेदन, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अंकेक्षकों द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य के दौरान संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न कराई गई हो या गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में कोई सुझाव दिए गए हैं और उनका पालन नहीं किया गया है या लेखों में अनियमितता या गबन की आशंका है और अनुसंधान करने की आवश्यकता हो तो अंकेक्षक को इसके लिए अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए। अध्यक्षीय भाषण और संचालकों की रिपोर्ट में इस रिपोर्ट की विशेष सामग्री पर विस्तार से जवाब देना होता है, इसलिए अंकेक्षक को जो भी अनियमितता लगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद लास्ट में है अध्यक्षीय भाषण। अध्यक्षीय भाषण चेयरमैन्स एड्रेस में संस्था के विभिन्न वर्षों के आंकड़ों के तुलनात्मक विवेचन के साथ साथ उसी प्रकार के व्यापार में संलग्न अच्छी संस्थाओं के आंकड़ों से तुलनात्मक विवरण भी दिया जाना चाहिए। भावी योजनाएं और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। संस्था की आर्थिक स्थिति एवं इस पर पड़ने वाली सरकारी नीतियों के प्रभाव, श्रम नीति, कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं, उत्पादन तथा विक्रय बढ़ाने के उपायों, नए नए क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधानों आदि के बारे में भी अध्यक्षीय भाषण में जानकारी दी जानी चाहिए। इसमें संस्था को वर्तमान में आ रही कठिनाइयों और भविष्य में इनके समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यह भाषण इस तरह का होना चाहिए जिसमें संस्था से संबंधित प्रत्येक अच्छे और बुरे पहलू का अध्यक्ष का मत और उन बुरे पहलुओं के निवारण के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई हो। इससे विनियोजकों में प्रबंध के प्रति विश्वास की भावना जागृत होती है। यदि अंकेक्षण प्रतिवेदन में कुछ मर्यादाओं के बारे में उल्लेख है या कुछ ऐसे बिंदु है जिसके कारण अंशधारियों या अन्य पक्षों में संदेह की भावना जागृत हो सकती है तो उसके बारे में भी अध्यक्षीय भाषण में विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए। अध्यक्षीय भाषण में वे सूचनाएं प्राप्त हो सकती है जो उपरोक्त सारे ही प्रतिवेदनों में प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए
यह एक अति महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण माना जाता है, जिसे विज्ञापन के रूप में समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा सकता है। संस्था के विकास एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक होने के साथ साथ जनता का कंपनी में रुझान बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जनता कंपनी में विनियोग करने के लिए भी प्रोत्साहित होती है। इसके बाद अपन वित्तीय विवरणों के गुणों को डिस्कस करेंगे।